Let us start the Chinese remainder theorem. तो पहले मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट देता हूं. आफ्टर दैट आई विल सॉल्व ए क्वेश्चन ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. मान लीजिए आपके पास x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोडुलो m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मोडुलो m2 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू an मोडुलो mn. ये कुछ कॉन्ग्रुएंसीज हैं. एक से ज्यादा कॉन्ग्रुएंसीज हैं. ये दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं. न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो दो कॉन्ग्रुएंसी या तीन कॉन्ग्रुएंसीज का यूजुअली एग्जाम में आ सकता है. तो हमें इन कॉन्ग्रुएंसीज का कोई कॉमन सोल्यूशन निकालना है. हमें एक ऐसा x निकालना है जो इन सारी कॉन्ग्रुएंसीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे. इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको सेटिस्फाई करे. तो सबसे पहली बात है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. अच्छा, x का कोएफिशिएंट यहां पर हमने 1 लिया हुआ है. अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आए जिसमें x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो जैसा सॉल्यूशन सिंगल लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना हमने सीखा था, उसका यूज करके हम x के कोएफिशिएंट को 1 बना सकते हैं, प्रोवाइडेड द सिंगल कॉन्ग्रुएंस मस्ट हैव ए सॉल्यूशन. ऐसा नहीं है कि हमें कोई कॉन्ग्रुएंस यूं लिख के दे दी जाए कि 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोडुलो करके 4 लिख दिया जाए, दिस इज पार्ट ऑफ वन कॉन्ग्रुएंस. इसका तो खुद का ही सोल्यूशन नहीं है. 2 और 4 का जीसीडी 2 आएगा, 2 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो दिस कैन नॉट बी वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसीज इन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. बट मैं यहाँ पर 5 कर लूँ, ये हो सकता है कि ये दे दिया जाए इनमें से किसी एक को. तो हम जो मेथड अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा, उस मेथड को लगाने के लिए जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम यूनिटी बनाएंगे, तब मेथड लगाएंगे, तो वो इजीली बनाया जा सकता है. बट जो सेपरेट ये कॉन्ग्रुएंसीज हैं, ऑल दीज कॉन्ग्रुएंसीज मस्ट बी सोल्वेबल. अच्छा, x का कोएफिशिएंट 1 लेने के बाद फिर हमें कोई डाउट नहीं है. x का कोएफिशिएंट 1 है, m1 है, 1 और m1 का जीसीडी तो 1 आएगा एंड 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर. तो x का कोएफिशिएंट हमने 1 लिया. अब क्या है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि इन कॉन्ग्रुएंसीज का एक कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन है. तो वो कंडीशन ये है, जीसीडी ऑफ mi, mj मस्ट बी इक्वल टू 1 फॉर i नॉट इक्वल टू j. ये कंडीशन है. इनमें से कोई भी दो डिस्टिंक्ट mi's अगर आपने लिए, mi और mj ले लिया मान ले, तो उनका जीसीडी 1 आना चाहिए. मैं कह सकता हूं दे आर रिलेटिवली कोप्राइम, या फिर दे आर कोप्राइम इन पेयर्स. पेयर्स में अगर ये नंबर आपके कोप्राइम हैं तो इन सारी कॉन्ग्रुएंसीज का एक कॉमन सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा, गारंटीड एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, मान लो x नॉट एक कॉमन सॉल्यूशन है, x नॉट इज ए कॉमन सॉल्यूशन. आफ्टर दैट इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो. मान लो वो m आ गया, m1 इंटू m2 इंटू mn, सारे मोडुलाई का मैंने प्रोडक्ट लिया, उसको m बोल दिया. तो एनी अदर सॉल्यूशन x नॉट के अलावा कोई और सॉल्यूशन होगा तो वो x नॉट के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा मोडुलो m. मतलब अगर कोई नंबर x1 इस तरह से आया, x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट मोडुलो m, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो x1 भी एक सॉल्यूशन बनेगा. तो एक सॉल्यूशन निकलने के बाद फिर हम यहां से सारे सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं. जो वो मोडुलो होंगे वो इस m से होंगे एंड दिस m इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द मोडुलाई. जो ये सारे मोडुलाई हैं m1 m2 mn जो लिखे हुए हैं, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास m है. तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की कंडीशन है कि mi और mj का जीसीडी अगर 1 आएगा तो सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, अगर ये जीसीडी 1 नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी. मैं ऐसा भी एक क्वेश्चन टेकअप करूंगा. CSIR नेट में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया है, उसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा. बट ये कंडीशन बोल रही है कि इफ जीसीडी ऑफ mi एंड mj इज इक्वल टू 1 देन सर्टेनली दीज कॉन्ग्रुएंसीज विल हैव ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन. एक ऐसा x पक्का एग्जिस्ट करेगा जो वो इन सबको सेटिस्फाई करेगा. ये तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट हुई. आफ्टर द स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रूफ ऑफ द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ए मेथड हैज बीन डेवलप्ड. आई एम नॉट डूइंग द प्रूफ हियर, आई एम गिविंग दैट मेथड
कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसीज दी हुई हैं और एम आई और एम जे का जी सी डी अगर आपके पास 1 है, तो उन सारी कॉन्ग्रुएंसीज को सॉल्व करने का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वो क्या बनता है। तो पहले मैं उस मेथड को एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। आफ्टर एक्सप्लेनिंग दैट मेथड आई विल सॉल्व ए क्वेश्चन। तो आपके पास ये कॉन्ग्रुएंसीज हैं। लेट मी अज्यूम के इन सब का एम आई और एम जे का, किन्हीं भी दो एम आई और एम जे का जीसीडी अगर आप लेंगे तो वो 1 है। एक्स के कॉफिशिएंट्स यूनिटी है। किसी क्वेश्चन में अगर एक्स के कॉफिशिएंट्स यूनिटी नहीं है तो हम उनको बनाएंगे। और जीसीडी एम आई और एम जे का अगर लें तो वो 1 है। आई नॉट फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। व्हाट इज द मेथड? मेथड में पहला स्टेप, आप m बनाइए, m1 इंटू m2 इंटू mn का प्रोडक्ट करके m बनाइए। फिर आप एक नंबर b1 बनाइए, m अपॉन m1, b2 बनाइए m अपॉन m2, और एक नंबर bn कंस्ट्रक्ट कीजिए m अपॉन mn। इस तरह से ये पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप के अंदर हमें m इन सब का प्रोडक्ट m1 m2 mn का, और फिर m अपॉन m1 करेंगे b1 आएगा, m अपॉन m2 करेंगे b2 आएगा, m अपॉन mn करेंगे तो आपका bn आएगा। आफ्टर दिस वी विल कंस्ट्रक्ट n कॉन्ग्रुएंसीज। b1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1, ये हमें कंस्ट्रक्ट करनी होती है। फिर b2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m2, एंड लाइकवाइज bnx इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो mn। ये कॉन्ग्रुएंसीज हमने बनाई। अच्छा, ये वाली जो कॉन्ग्रुएंस है इसका एक सोल्यूशन निकालिए, उसको नाम दीजिए x1। फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस, उसका नाम दीजिए x2। सिमिलरली फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस, उसका नाम दीजिए xn। ये कॉन्ग्रुएंसीज हमें अपनी तरफ से बनानी है। b1 b2 bn हमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करनी है। दिस इज द मेथड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रूफ ऑफ द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, after finding x1 x2 xn, one common solution x0 will be given by like this. x0 will be b1 a1 x1 plus b2 a2 x2 plus bn an xn। ये solution, एक कोई common solution जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। और उसके बाद जो ये x0 नंबर आ गया, इसको अगर हम m से, अगर हम इसमें m का कोई भी मल्टीपल, ये m है, m का कोई भी मल्टीपल से अगर हम इसको चेंज कर देंगे, m का कोई भी मल्टीपल हम इसमें ऐड कर देंगे या सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वो जो नया नंबर आएगा वो भी आपके पास इन कॉन्ग्रुएंसीज का एक सोल्यूशन होगा। तो ये प्रोसीजर है। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोसीजर क्लियर होएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। m1 m2 mn आपके नंबर्स हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, उसको m बोलिए, m अपॉन m1 b1, m अपॉन m2 b2, m अपॉन mn करेंगे तो वो bn आएगा। ये कॉन्ग्रुएंसीज अपनी तरफ से बनाइए। b1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1, b2x is congruent to 1 modulo m2, and bnx is congruent to 1 modulo m1. Find out the solution of each of these congruencies. Let these solutions be x1 x2 xn, and then remember this formula: x0 is equal to b1 a1 x1 plus b2 a2 x2 plus bn an xn. This x0 will be a common solution of all these congruencies. After finding one common solution, all other solutions can be find out in this manner: x is equal to x0 plus mk, where k is an integer and m is this modulo m1 into m2 into mn। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का मेथड है। अब मैं एक क्वेश्चन जरा टेकअप करूं कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन मैंने एक लिया, x is congruent to 2 modulo 5, second x is congruent to 3 modulo 7, and x is congruent to 4 modulo 11। ये मैंने तीन कॉन्ग्रुएंसीज ली और मुझे इन तीन कॉन्ग्रुएंसीज का सोल्यूशन निकालना है। CSIR नेट का क्वेश्चन है ये। अच्छा, नेट में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के मेथड को एक्सप्लेन करते हुए इन तीन कॉन्ग्रुएंसीज का एक कॉमन सोल्यूशन निकालना चाहता हूं। हाँ जी,
कंपेरिजन अगर मैं इसमें करूं तो व्हाट आर माय वैल्यूज, व्हाट इज a1, a1 इज 2, m1 इज 5, देन व्हाट इज a2, a2 is 3, this number, and m2 is 7, then this is your a3 is 4 and m3 is your 11. अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर GCD m1 m2 का भी 1 है, m2 m3 यानी 7 11 का भी 1 है, और GCD आपके पास 5 और 11 का भी 1 है. तो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इन कॉन्ग्रुएंसीज का एक कॉमन सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा x पक्का एग्जिस्ट करेगा, एक नहीं इनफैक्ट इनफाइनाइट करेंगे, बट एक जब मिल जाएगा तो उसको फिर हम m इंटू के उसके अंदर ऐड करके m का कोई भी मल्टीपल ऐड करके तब हम बाकी सोल्यूशंस फाइंड करेंगे. तो ऐसा एक x पक्का एग्जिस्ट करता है जो इन तीनों कॉन्ग्रुएंसीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं GCD 5 7 का 1 है, 7 11 का भी 1 है और 5 और 11 का भी 1 है. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर of Chinese remainder theorem, let me take m क्या होता है, m होता है m1 into m2 into m3, this is 5 into 7 into 11, ये 75 and 35, 11 5 is 55, 11 3 is 33 and 5 385, ये आपके पास 385 आ गया. अब आप बनाइए b1 आएगा m upon m1, m upon m1 means this upon 5, that is 77. b2 आएगा m upon m2, तो ये बीच वाला हट जाएगा तो वो आपके पास आ जाएगा 55, m upon m2 is 55, और b3 आपके पास आएगा, b3 आएगा m upon m3, तो m upon m3 अपॉन में दिस करेंगे तो दिस इज योर 35. ये आपके नंबर्स हैं b1 b2 b3. अब जैसा कि मैंने आपको मेथड में बताया था दैट वी विल कंस्ट्रक्ट 3 कॉन्ग्रुएंसीज, और हमारा जो x नॉट आएगा, जो कॉमन सोल्यूशन हमारा आने वाला है, वो कॉमन सोल्यूशन हमारा आएगा x नॉट इज इक्वल टू b1 a1 x1 प्लस b2 a2 x2 प्लस b3 a3 x3. ये हमारा कॉमन सोल्यूशन आने वाला है. मैंने इसको पहले ही लिख दिया ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और क्या क्या नहीं है. b1 a1 अवेलेबल है, दिस इज a1, दिस इज b1, b2 a2 b3 a3. ये x1 x2 x3 हमें और चाहिए. अगर हम x1 x2 x3 और निकाल लाएंगे तो हम इसमें पुट करेंगे, वी विल गेट वन सोल्यूशन. आफ्टर फाइंडिंग वन सोल्यूशन वी कैन ऑब्टेन ऑल द सोल्यूशंस. व्हाट वाज x1? इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया x1 क्या था. हम एक कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे, b1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1. ये कॉन्ग्रुएंस b1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1. इस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करेंगे, इसके सोल्यूशन को x1 बोलेंगे. तो मैं लिख दूं b1 की वैल्यू, ये रहा आपका b1 है. तो b1 इज योर, मैं यहाँ लिखूं 77x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1. व्हाट इज माई m1? m1 इज माई 5. तो मुझे इस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना है. और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि x का कॉफिशिएंट आप देख रहे हैं 5 से ज़्यादा है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले इस कॉफिशिएंट को 5 से रिड्यूस कर लीजिए. इसको रिड्यूस जब आप करेंगे तो फिर आपका ये कॉफिशिएंट स्मॉल हो जाएगा. 77 को 5 से डिवाइड किया, 75 पे जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा. तो मैंने इस 77 को मिटा के यहाँ पे 2 लिख दिया. एंड नाउ दिस कॉन्ग्रुएंस कैन इजीली बी सॉल्व्ड. आपने यहाँ 0 लिखा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो 5, ऐड करेंगे प्लस ये आपका 2x आया, 5 का मल्टीपल 5 यहाँ पर काम कर जाएगा. दिस इज योर 6 मोडुलो करके आपके पास ये 5 आ गया. 2 को कैंसिल कर देंगे तो x1 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये आ गया x1 इज इक्वल टू 3. x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5. तो ये जो नंबर है ये आपका x1 है. दिस नंबर इज योर x1. अब मैं सेकेंड कॉन्ग्रुएंस ले लूँ. सेकेंड कॉन्ग्रुएंस b2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1. अगर मैं ये 1 मोडुलो m2 सॉरी, ये व्हाट इज b2? b2 इज 55. 55x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m2. m2 इज माई 7 लाइक दिस. अब आप इस 55 को 7 से रिड्यूस कर दीजिए. 7 7 जा 49,
6 आपका बचा। अच्छा आप एक आगे भी चला सकते हैं, 7 8 जा 56, आप 55 में से 56 भी लेस कर सकते हैं, तो वो जो माइनस एक्स आएगा वो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने इसको 56 पे चला दिया तो ये बन गया माइनस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7, और अब दोनों साइड से -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोडुलो 7, ये -1 भी काम करेगा। ये आपका x2 आ गया, दिस इज योर x2, ये x2 है। यहाँ पर ये आपके पास x1 था, ये x1 था। अच्छा अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर 49 6x लिखा होता तो उसका जो सोल्यूशन है वो 6 आ जाता, x2 की वैल्यू उसकी 6 आ जाती, फिर यहाँ पर वो 6 पुट करता, तो 6 पुट करने से क्या होता है, कोई बच्चा बोलेगा सर अलग अलग आंसर्स आएंगे, इनफैक्ट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। जिसने x2 को -1 पुट किया उसका एक सोल्यूशन आएगा, जिसने x2 की वैल्यू अगर 6 ले ली तो उसका दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन एक बार एक सोल्यूशन हमें मिल जाए तो उसके बाद मॉडुलो से हम ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके सारे सोल्यूशंस को ऑब्टेन कर लेंगे। तो इट हार्डली मैटर्स कि आपने यहाँ पर x2 को -1 लिया है या आपने 6 लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दूसरा सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ओके अच्छा छोटा नंबर अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा। x2 को अगर मुझसे कोई एडवाइस ले कि आप -1 लेंगे या 6 लेंगे तो मैं -1 को प्रेफर करूंगा। -1 इज ए स्मॉल नंबर, माइनस है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा मेरे लिए। देन b3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m3। व्हाट इज b3? 35x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m3 इज माई 11, लाइक दिस। तो इस 35 को आप 11 से रिड्यूस करिए, पहले रिड्यूस करिए बाद में सॉल्व करना है इसको, लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज में बताया था मैंने। तो 11 3 जा 33, 2 बचा, 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 11, और अब जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोडुलो 11, और आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे यू विल ऑब्टेन 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोडुलो 11, एंड नाउ यू कैन कैंसिल आउट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये 2 कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पर ये 6 आ गया, तो ये 6 जो आ गया ये आपका x3 है, दिस इज योर x3। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर x2 की वैल्यू जैसे -1 मैंने ली है, तो मैं इसको 6 से भी कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी x2 को हम -1 लेके करेंगे या 6 से लेके करेंगे, तो आई विल शो यू कि क्या फर्क सोल्यूशन पर पड़ेगा। चलिए पहले मैं -1 से इसको करता हूँ। तो ऑल द वैल्यूज आर अवेलेबल, x1 इज 3, x2 इज -1, x3 is 6, b1 a1 b2 a2 b3 a3 are already available. Now just put all the values in this box and you will get one common solution. तो मैं ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करूं, okay, we have obtained x1 is equal to 3, x2 is equal to -1, and x3 is equal to 6. If I put all these values in this expression, I will obtain x0 is equal to b1 is my 77, a1 is 2, and x1 is 3, plus what is b2? b2 is 55, a2 is 3, and x2 is your -1, plus what is b3? It is 35, a3 is my 4, and x3 is 6. तो मैं इनको सॉल्व करूँ अगर 6 7 6 42 2 7 6 42 और 4 46 462 माइनस 15 165 प्लस 35 इंटू 24 24 पंजे 120 0 12 24 3 72 और 12 84 840 प्लस 840 एंड दिस इज 462 2 6 और 4 10 8 और 4 12 और 1 1302 में से 165 12 में से 5 गया 7 9 में से 6 गया 3 और ये आ गया आपका 1137। तो दिस इज योर 1137 इज द आंसर। ये एक आंसर आपका आया 1137। अच्छा हम इस 1137 को वेरीफाई कर सकते हैं। 1137 को अगर मैं इन 3 कॉन्ग्रुएंसीज के अंदर पुट करूं, और ये करना चाहिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, जब कभी भी आप एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो
इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। जो आपने एक कॉमन सोल्यूशन निकाला है, आगे बढ़ने से पहले उस कॉमन सोल्यूशन को आप गिवन कॉन्ग्रुएंसीज के अंदर पुट करके सेटिस्फाई कर लीजिए कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1137 है, एक्स आपका आ गया 1137, इसको 1137, इसे मैं यहाँ पर पुट करूँ, 1137 में तो 2 जाएगा, 1135 आएगा और 5 से भाग हो जाएगा। अगर आप इसमें से 3 लेस करेंगे इट विल बी 1134 एंड इट इज डिविजिबल बाई 7, 7 1 7, then 43, 7 6 42 and then 7 2 14। सिमिलरली अगर आप इसमें से 4 लेस करेंगे यू विल गेट 1133 एंड इट इज क्लियरली डिविजिबल बाई 11। तो इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन निकला है वो करेक्ट है। 1137 इज वन सोल्यूशन। इस कॉन्ग्रुएंस का एक सोल्यूशन 1137 आया है। नाउ व्हाट इज माय एम? माय एम इज 385। अब इस एक सोल्यूशन में अगर मैं 385 को जोड़ता चला जाऊं या इसमें से 385 को आप घटाते चले जाएंगे तो वो जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स इन 3 कॉन्ग्रुएंसीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। ये आपके पास है। तो अगर मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना है तो 1137 इज वन सोल्यूशन एंड m इज माई 385। तो अगर मैं अब इसको यहां से मिटा के जनरल सोल्यूशन लिखना चाहूं तो आई कैन राइट दैट जनरल सोल्यूशन इन दिस मैनर। यस, जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय x is equal to one particular solution is 1137 plus 385k where k belongs to z, k belongs to integers. This is the answer. ये आपका आंसर। इस टाइप से जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स इन 3 कॉन्ग्रुएंसीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, ये चेन अगर मैं बनाऊं, आप 1137 में 385 ऐड करते चली जाइए या इसमें से आप 385 को घटाते चले जाइए, वो जो पूरी चेन बन के आएगी, दैट कंप्लीट चेन विल, एवरी इंटीजर इन दैट चेन विल बी ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ दीज 3 कॉन्ग्रुएंसीज। ओके, अगर मैं वो चेन बनाऊं, व्हाट इज दैट चेन? दैट चेन इज 1137 इज वन सॉल्यूशन। आप इसमें 385 ऐड करिए, 7 और 5 12, 8 और 3 11 और 1 12, 2 3 और 1 4 5 और ये आपके पास आ गया 1522। आप इसमें से 385 घटा दीजिए, ये आया 2, 13 में से 8 गए 5, ये 752, फिर से 385 घटा दीजिए तो ये आ गया आपके पास 367 लाइक दिस। आप इसमें से फिर से 385 घटा दीजिए, माइनस का 18 तो ये आ गया आपके पास -18 एंड लाइक दिस x इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास सोल्यूशन की एक कंप्लीट चेन आ गई है। डॉट 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 आप इधर भी लगा सकते हैं। ऑल दीज सोल्यूशंस डिफर बाय 385 से ये सारे सोल्यूशन आपके डिफर कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस जनरल सोल्यूशन की बात करूं तो आप इस 1137 को उठा के कोई भी एक नंबर रख सकते हैं। आप यहां पर 752, 367 या 1522 आप या -18 कोई भी एक नंबर यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि चेन तो सेम जनरेट होएगी। जैसे इस वाले में k को जब आप 0 पुट करेंगे तो 1137 आएगा। अगर आपने 1137 की जगह 752 रख दिया तो k को 1 पुट करने से 1137 आ जाएगा। तो इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनमें से कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन यहां पर काम करेगा, बिकॉज दिस बॉक्स विल जनरेट द सेम चेन को ये बॉक्स जनरेट आपके पास करेगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो ये तो मैंने मेथड आपको बताया कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, CSIR नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट पे आया था? देखिए, CSIR नेट के अंदर ये तो बहुत ही रेयर पूछा जाएगा कि आपको वो कॉन्ग्रुएंसीज देके सोल्यूशन पूछेगा, क्योंकि सोल्यूशन अगर पूछ लिया तो जो एस्पायरेंट है, जो स्टूडेंट है, उसको डायरेक्टली पुट करके देख सकता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात पूछेगा, ऐसी कि आपको वो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आपको इस जनरल सोल्यूशन तक, इस चेन तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान लीजिए उसने ये पूछ लिया कि भैया ये 3 कॉन्ग्रुएंसीज हैं, इनके लिए आप ये बताइए
कि 100 से लेके 1000 तक कितने सोल्यूशन है। तो 100 से लेके 1000 तक अगर हम सोल्यूशन देखें, एक तो एक ये तो फिर 1137 हो गया, ये 1000 से बड़ा हो गया। तो द टू सोल्यूशंस, मतलब ये पूछा उसने 100 से लेके और 1000 तक कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो इनकॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए हमें इस चेन तक आना पड़ेगा। ये चेन जब हम बना लेंगे तभी हम आंसर दे पाएंगे कि इस रेंज में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो इस कॉन्ग्रुएंस को, इन तीनों कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। ये अच्छा, नेट में क्या पूछा था, मैं उस बात को लिखता हूं जरा एक बार। ये चेन यहां पर बनी हुई है, दीज आर द 3 कॉन्ग्रुएंसीज। और उसने जो पूछा था इनकॉन्ग्रुएंसीज के बारे में, मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके पास दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, पार्ट सी में ये पूछा गया था क्वेश्चन। और कैसे पूछा गया था कि इनकॉन्ग्रुएंसीज के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स contains an integer satisfying these 3 congruencies, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं उनको, मैं वो इंटरवल लिख रहा हूं। पहला 401,600, दूसरा 601 से 800, तीसरा 801 से 1000 एंड ऑप्शन 4 1001 से 1200। ये आपका ऑप्शन था। सेटिस्फाइंग दीज 3 कॉन्ग्रुएंसीज, ये लिखा है। तो दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। एक से ज्यादा आंसर्स इसके ठीक हो सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स कंटेन्स एन इंटीजर सेटिस्फाइंग दीज 3 कॉन्ग्रुएंसीज। तो ये हमारी देखो ये चेन है, हम इस चेन के अंदर से देखेंगे कि कौन कौन से इंटरवल में सोल्यूशन है। जैसे पहला है 401 से 600, तो यहां पर 401 और 600, 401 और 600 के बीच में कोई नहीं है, 367 है। उसके बाद सीधा 752 है, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में आपके पास 385 का गैप है। तो ये आंसर आपका गलत हुआ। ऐसा कोई इंटीजर नहीं है इस चेन में जो 401 और 600 के इंटरवल में हो और इन तीनों को सेटिस्फाई करता हो। फिर सेकंड है 601 से 800, यस ये रहा 600 से 800, 601 से 800 के बीच में ये नंबर है 752, इस इंटरवल में लाई करता है और ये उन तीनों कॉन्ग्रुएंसीज का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन 801 से 1000, तो इस चेन में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 801 से लेके 1000 के इंटरवल के अंदर लाई करे, तो ये गलत आंसर हो गया। एंड 1001 से 1200, यस ये 1137 1137 lies in this interval and this is a common solution of all these 3 congruencies, therefore this is also a correct answer. So its answer are 2 and 4 are the correct answers. Okay, now we are going to take up a question. CSIR NET December 2013 पार्ट बी का ये क्वेश्चन है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट पर बेस्ड है। थोड़ा नोटेशन दिया है उसने, क्या नोटेशन? फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी लेट एन ए बी, एन के सफिक्स में ए और बी लिखा है उसने, जिन दो इंटीजर्स पर काम करेगा वो दोनों एन के सफिक्स पर है। लेट एन ए बी डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स लेस देन 1000, यानी कि मैं कह सकता हूं 1 से लेके 1000 तक ये रेंज है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1000 से लेस है। तो आई कैन से 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 999 लाइक दिस, जो इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करे। एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोडुलो 27 एंड एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो 37। तो दो कॉन्ग्रुएंसीज हैं, एक से ज्यादा कॉन्ग्रुएंसीज आएगी तो हमारा जो फोकस है वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर जाना चाहिए। दिस इज मोडुलो 27, दिस इज मोडुलो 37। वी कैन डायरेक्टली सी 27 and 37 are co-prime numbers because 37 is a prime number. So these are co-prime numbers. Okay. GCD of 27 and 37 is equal to 1. तो एक बात तो क्लियर कट है
तय है कि इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज का कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट तो पक्का करेगा, क्योंकि 27 और 37 का जीसीडी 1 है। अब वो जो कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसके बाद जो अगला सोल्यूशन है या उससे पहले वाला सोल्यूशन है उसमें कितना गैप होगा। तो वी नो गैप कितना होता है उसमें, m1 इंटू m2। हेयर m1 इज योर 27, m2 इज योर 37। मैं दोनों का प्रोडक्ट अगर करूं m1 इंटू m2, दिस इज 27 इंटू 37, इट कम्स आउट टू बी 999। मतलब एक सोल्यूशन के बाद जो अगला सोल्यूशन आपको मिलेगा वो 999 ऐड करने के बाद मिलेगा। अब कोई रेंज अगर उसने आपको दे दी, अब ये रेंज दिए देखो 1 से लेके 999 तक, तो कह रहा है कि इसमें जितने सोल्यूशन है, इस रेंज में जितने सोल्यूशन है, उन सॉल्यूशंस की जो संख्या है, जो नंबर है, वो NAB है। ए और बी ये वाले आपके यूज हो रहे हैं, तो ए और बी तो कुछ भी हो, इट हार्डली मैटर्स। 27 and 37 are co-prime. You take any two integers a and b, certainly there will be a common solution, and after finding one common solution, the next solution or the previous solution will be apart 999 distance. After adding 999 you will get another solution. तो अब इसमें क्या है, इसमें ये जो रेंज है 1 से लेके 999 तक एक सोल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा और एक ही करेगा। मान लो इनकॉन्ग्रुएंसीज का किसी पर्टिकुलर ए और बी के लिए सोल्यूशन आ गया, मान लीजिए आपका 10, तो जो अगला सोल्यूशन आएगा वो 999 ऐड करने के बाद आएगा, वो इस रेंज से बाहर निकल जाएगा। इस रेंज के अंदर एक सोल्यूशन पक्का आएगा, हर ए और बी के लिए एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ये रेंज अगर 999 से कम होती तो फिर हमें चेक करना पड़ता कि उस रेंज में सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 401 से 600, 601 से 800, वो 200 का इंटरवल था, जबकि m वहां पर 385 था। लेकिन 999 या उससे बड़ी कोई रेंज दे दी तो ये बात तो गारंटी की है कि उसमें एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और ये रेंज एग्जैक्टली 999 की है। आफ्टर फाइंडिंग वन सोल्यूशन अनदर सोल्यूशन विल बी फाउंड आउट बाय एडिंग 999। तो क्या आंसर होना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी सच दैट NAB इज इक्वल टू 0। गलत, NAB 0 नहीं आएगा, एग्जैक्टली एक आएगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी NAB इज इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। SCQ का क्वेश्चन है पार्ट बी का, एक ही आंसर होना चाहिए, बट लेट मी एक्सप्लेन द अदर टू ऑप्शंस आल्सो। फॉर ऑल ए एंड बी NAB इज ग्रेटर देन 1, ये गलत है, ये तो सेकंड वाले से ही कट गया। फोर्थ में बोल रहा है देयर एग्जिस्ट AB सच दैट NAB इज इक्वल टू 1 एंड देयर एग्जिस्ट AB सच दैट NAB इज इक्वल टू 2। नो, ऐसा कोई AB एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए कि NAB की वैल्यू 2 आ जाएगी। NAB की वैल्यू तो फॉर ऑल A एंड B 1 ही आएगी, एग्जैक्टली 1 आएगी। इन दिस रेंज देयर विल बी एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर which will satisfy these two congruencies simultaneously. Therefore, the second answer must be correct, that for all A and B, NAB must be equal to 1. This is also wrong, and second is the correct answer.